बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल ख्वाब गज़ीदा। ये नावल मेरी तहरीरें नामी फ़ेसबुक पेज से लिया गया है। किस्त नंबर 14, एपिसोड 14। उसने ख्वाब समझकर अपने जहन को झटका और फिर करवट लेकर सो गया। शाम को हिदायतुल्लाह ने उसे आकर उठाया। मुलाजमा 2 बार देख कर जा चुकी थी। वो गहरी नींद सोया हुआ था। तब नादरा ने हिदायतुल्लाह को भेजा। उसने मोहसिन राव का बाजू छोड़कर आवाज़ दी, साहब जी, साहब जी। मोहसिन राव ने फ़ौरन आंखें खोली और उससे पूछा, हाँ क्या हुआ? साहब जी, शाम हो गई है, आप कब तक सोएंगे? चाय पी लें, बीबी आपका इंतज़ार कर रही हैं। हिदायतुल्लाह ने बड़े मुदमाना अंदाज में कहा। अच्छा। मोहसिन राव ये कहकर फ़ौरन उठ गया और गसलखाने में दाखिल होने से पहले बोला, हिदायतुल्लाह, मेरा 5 मिनट इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। जी ठीक है साहब जी, हिदायतुल्लाह ने कहा। मोहसिन राव गसलखाने में दाखिल हो गया। उसने अपने चेहरे पर पानी की खूब छपाके मारे। मुँह धोते धोते अचानक उसे एहसास हुआ जैसे गसलखाने में उसके साथ कोई और भी है। उस ख्याल के साथ ही एक और एहसास उभरा। एकदम इसके दिल में नहाने की ख्वाहिश जागी। उस ख्वाहिश पर उसे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि वो चंद घंटे पहले ही तो नहाया था। फिर उसका दिल उसे नहाने पर क्यों उकसा रहा था? उसके पीछे क्या ज़ाहिम थे? किसी के अंदर होने का एहसास बदस्तूर कायम था। उसे खौफ सा महसूस होने लगा। वो मुँह धो चुका था। वो फ़ौरन ही गसलखाने से बाहर आ गया। कमरे में हिदायतुल्लाह मौजूद था। उसे देखकर मोहसिन राव ने सुकून का सांस लिया। मोहसिन राव ने सोचा कि हिदायतुल्लाह को गसलखाने में भेज कर देखे, अंदाज़ा हो जाएगा कि ये महज वहम है या फिर वाकई अंदर कोई चीज़ है। हिदायतुल्लाह, ज़रा बाथरूम में तो जाओ। साहब जी, बाथरूम में क्या है? वो मोहसिन राव की बात सुनते ही कांपने लगा। ओ भाई, डरो मत, वहाँ कोई भूत प्रीत नहीं है। तुम अंदर जाओ, दरवाज़ा बंद करो और 2 मिनट आईने के सामने खड़े होकर बाहर आ जाओ। मोहसिन राव ने उसे समझाते हुए कहा। अच्छा साहब जी, मैं जाता हूँ। वो बदल नख्वास्ता उस खाने की तरफ बढ़ा। 2 मिनट के बाद जब वो बाहर आया तो मुस्कुरा रहा था। साहब जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, अंदर कुछ नहीं है। मैंने तुमसे कब कहा था कि अंदर कुछ है? मोहसिन राव ने हंसकर कहा। हाँ, आपने तो कुछ कहा नहीं था, पर आपके अंदाज से ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर कुछ है, हिदायतुल्लाह बोला। हिदायतुल्लाह के अंदर जाने और मुस्कुराते हुए बाहर आने से उसने अंदाज़ा लगा लिया कि यह एहसास के अंदर कुछ था महज उसका वहम है। अगर अंदर कुछ होता तो हिदायतुल्लाह भी उसको महसूस करता। खाने की मेज़ पर चाय के साथ बहुत कुछ था। नादरा बसद इसरार उसे एक एक करके तमाम चीज़ें खिलाती रही। चाय से फारिग हुए तो टेलर मास्टर उसका नाप लेने आ गया। उसने कल सुबह एक पैंट शर्ट सी कर देने का वादा किया। बकिया और जोड़े रात तक पहुंचाने का यकीन दिलाया। मोहसिन राव अपने घर लाहौर जाने के लिए बेकरार था। उसने इस सिलसिले में नादरा से तज़किरा किया। नादरा, मैं लाहौर जाना चाहता हूँ। जाओ, उसने 2 लफ्ज़ी जवाब दिया। इस मुख्तसर से जवाब से वो उसके लहजे का अंदाज़ा ना लगा सका कि वो उससे नाराज़ है या खुश है। तुम्हें हिदायतुल्लाह छोड़ आएगा, अगर कहो तो मैं भी साथ चलूँ? नहीं, अभी नहीं, मोहसिन राव बोला। कैसे जाऊँ? परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। गुलबर्ग में मेरे चचा रह रहे हैं, मैं वहाँ जाती रहती हूँ, मैं वहाँ चली जाऊँगी। नादरा हंसकर बोली। खैर ऐसी कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले मैं अपने वालिदैन के साथ यहाँ आऊँ, तब तक राजा साहब भी वापस आ जाएंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। नादरा ने उसकी बात से इत्तफाक कर लिया। रात का खाना खाकर वो दोनों बहुत देर तक गढ़ी के बाग में टहलते रहे। खूबसूरत रोमानी बातें करते रहे, मुस्तकबिल के ख्वाब, छेड़छाड़, हंसी मजाक, शेर व शायरी। जब वो दोनों बातें कर करके और टहलते टहलते थक गए तो नादरा उसे उसके कमरे तक पहुँचाकर अपने कमरे में चली गई और वो कमरे में आ गया। अंदर आकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन कुंडी न लगाई। कपड़े तब्दील करके उसने लाइट बुझाई और बेड पर लेटकर टांगें फैलाई और लाहौर जाने के बारे में सोचते सोचते उसकी आंखें नींद से बोझल होने लगीं। फिर जल्द ही वो नींद के आगोश में चला गया। तब वो मुस्कुराती हुई गसलखाने से बरामद हुई और उसके पैरों के दोनों अंगूठे पकड़ लिए। मोहसिन राव को अचानक ही महसूस हुआ जैसे वो किसी की गिरफ्त में है, कोई उस पर छाया हुआ है। उसके होशो हवास बहाल न थे। वो नीम गनूदगी के आलम में था। चाहता था कि पूरी तरह जाग जाए, लेकिन अपनी इस कोशिश में वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। एक सरशारी की सी कैफियत उस पर तारी होती जा रही थी। एक रेशमी से एहसास था, वो जो भी था उस पर पूरी तरह छाया हुआ था। उसके असाब मुकम्मल तौर पर उसकी गिरफ्त में थे। एक नशा सा था जो बढ़ता जा रहा था। कैफ आगीन लम्हे दराज होते जा रहे थे, उसके होश उड़ाते जा रहे थे। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे बेहद नकाहत महसूस हो रही थी। वो उठा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वो फ़ौरन ही बेड पर बैठ गया। फिर कुछ देर बैठ कर उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता गसलखाने में पहुंचा। जब उसकी नज़र आईने पर पड़ी तो अपना चेहरा देखकर खौफजदा हो गया। वो किसी छिपकली की तरह एकदम जर्द हो रहा था। वो मुँह हाथ धोकर बाहर निकला तो दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने ये सोचकर कि कोई मुलाजमा या हिदायतुल्लाह होगा, कुर्सी पर बैठते हुए ज़ोर से आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है। तभी थोड़ा सा दरवाज़ा खुला। ट्रे में रखे बर्तन बज उठे। उसकी ट्रे पर नज़र पड़ी, फिर ट्रे जिसके हाथों में थी उस पर नज़र पड़ी। अरे, वो चौंक कर उठ गया। अरे आपने ये जहमत क्यों की? नाश्ता किसी मुलाजमा के हाथ भिजवा देती। हाँ, ऐसा भी हो सकता था। नादरा ने अंदर आकर मुस्कुराती हुई ट्रे मेज़ पर रखी। तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया? मोहसिन राव ने शिकायती अंदाज में कहा। जनाब, आपको मालूम है कि ये नाश्ता मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। फिर सोचा कि जब नाश्ता खुद बनाया है तो सर्व भी खुद क्यों ना किया जाए। बस ये सोचकर खुद ही ट्रे उठाकर ले आई। आपको कोई एतराज़ हो तो फरमाएं। नादरा ने उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा। बिला वजह सहमत हुई। मोहसिन राव ने कहा,
वो उसकी बात का कोई जवाब देना चाहती थी कि उसके चेहरे पर दोबारा से नज़र पड़ी तो वो एकदम घबरा गई। अरे ये क्या हुआ आपको? कलर दिखा रहा हूँ, मोहसिन राव ने पूछा। अरे नहीं बाबा, वो परेशान होकर बोली। आप पीले से क्यों हो रहे हैं? ये आपको क्या हुआ है? मैं ऐसे ही लाल पीला होता रहता हूँ। उसने ये बात बनाने की कोशिश की। नहीं मोहसिन, मैं मजाक नहीं कर रही, जाकर आईना देखो। आईना देख कर ही आ रहा हूँ। वो कम वक्त मुझे मुँह चढ़ा रहा था। मोहसिन, मैं संजीदा हूँ। संजीदा हो तो नाश्ते की बात करो। हाँ ठीक है, नाश्ता कर लो, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। देखो ख्वाह डॉक्टर को ना बुलाना, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। जादूगर हूँ ना, इसलिए गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता हूँ। मोहसिन राव ने हंसकर कहा। अगर सच है तो फिर तो मुझे रोज़ डराया करोगे? नहीं, ज़्यादा नहीं, मोहसिन राव ने मासूम सूरत बनाकर कहा। अच्छा लाओ चाय दो। ये कहकर इसने केतली को छुआ, फिर बोला, जनाब ये तो बिल्कुल ठंडी है, इसमें चाय भी है? हैं? नादरा ने जल्दी से केतली का ढक्कन उठाया तो उसमें चाय नाम की कोई चीज़ न थी। मोहसिन ये क्या, चाय कहाँ गई? नादरा हैरान होकर बोली। चाय कहाँ जाएगी, केतली में है, ज़रा गौर से देखो। मोहसिन राव ने केतली छूकर कहा। नादरा ने जल्दी से केतली का ढक्कन उठाया तो उसमें वाकई चाय मौजूद थी। कमाल है, लेकिन ये किस तरह हुआ? अभी केतली खाली थी, अभी चाय से भर गई। इसकी चाय कहाँ चली गई थी? नादरा ने पूछा। चाय तो कहीं नहीं गई थी, ये महज नज़रबंदी का खेल था। मैं जो दिखा रहा था वो तुम देख रही थी। मोहसिन राव ने अपने शोबदे की वजाहत की। अभी वो नाश्ते से फारग ही हुए थे कि हिदायतुल्लाह टेलर मास्टर के साथ आन जो कपड़े दिए गए थे मोहसिन वो पहनकर आ गया। उन कपड़ों में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। टेलर मास्टर के जाने के बाद सबसे पहली बात जो हिदायतुल्लाह ने की वो मोहसिन राव से मुतल्लिक थी। साहब जी, आप इस कदर पीले क्यों हो रहे हैं? सुन लिया मोहसिन, हिदायतुल्लाह ने क्या कहा है? आप मेरी बात मजाक में उड़ा रहे थे, नादरा ने कहा। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, मोहसिन राव बेनियाजी से बोला। लेकिन जोगी रामपाल के साथ जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही बुरा। हिदायतुल्लाह ने अफसरदा लहजे में कहा। क्या हुआ हिदायतुल्लाह? दोनों ने बैक वक्त पूछा। सुबह ही सुबह मैं जोगी रामपाल के घर गया था। बीबी ने मुझे 5,000 रुपये दिए थे जो जोगी रामपाल को देने थे। उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं बिला खौफ व ख़तर अंदर चला गया क्योंकि मैं ये जानता था कि वो घर में अकेला रहता है। जब मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ तो वो मुझे ज़मीन पर लेटा हुआ नजर आया। उसकी आंखें खुली हुई थी और आंख से आंसू बहकर कान में जा रहे थे। उसका पूरा जिस्म मफलूज हो चुका था, जुबान बंद थी, वो अपनी आंखों को गर्दिश देने के सिवा कुछ और नहीं कर सकता था। मैंने झुककर उससे पूछना चाहा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तभी इसकी आंखों में ज़िंदगी के टिमटिमाते चिराग बुझ गए। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, धड़कन बंद हो गई, नब्ज़ रुक गई, आंसू मुंजमद हो गए। मैंने उसकी आंखें बंद करना चाही मगर वो बावजूद कोशिश की बंद न हो सकी। उसके सीने पर किसी परिंदे का एक पंजा पड़ा हुआ था। हिदायतुल्लाह ने बताया, ऐसा ही पंजा मैंने राजमदारी के गले में पड़ा हुआ देखा था। उल्लू के पंजे का जिक्र सुनकर मोहसिन राव चौंक पड़ा। वो बोला, कहाँ है वो पंजा? मेरे पास है साहब जी, मैं आपको दिखाने के लिए साथ लाया हूँ, हिदायतुल्लाह ने कहा। फिर उसने अपनी कमीज़ की जेब से वो पंजा निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। उसे एक नज़र देखते ही अंदाज़ा हो गया कि वो राजमदारी के गले का पंजा है। सवाल ये उठता था कि यह पंजा जोगी रामपाल के सीने पर कैसे पहुंचा और उसे मफलूज किसने कर दिया, और ऐसा मफलूज कि वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। क्या फालिज का हमला था? अगर फालिज का हमला था तो रात के शहंशाह यानी उल्लू का पंजा कहाँ से आया? आखिर ये हमला किसने किया? क्या राजमदारी की बेचैन रूह ने उससे इंतकाम लिया है? अगर ऐसा हुआ तो ये चौंकने का मकाम था। खतरे की घंटी बजने लगी थी। खुद उसके साथ भी कुछ कम नहीं हुआ था। रात ही रात में वो हल्दी की तरह पीला हो गया था और कमज़ोरी किस कदर हो गई थी। क्या ये एक ही जंजीर की दो कड़ियाँ थीं? जोगी रामपाल के बाद क्या राजमदारी का अगला निशाना वो खुद होगा? मोहसिन राव जो गौर करता जा रहा था, परेशान होता जा रहा था। नादरा, ये जो कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ। मोहसिन ने हिदायतुल्लाह के चाय के बर्तन उठाने के बाद तशवीश भरे लहजे में कहा। जोगी रामपाल को यकीनी तौर पर राजमदारी ने मारा है। ये बात तुम यकीन से कैसे कह सकते हो? नादरा ने पूछा। ये उल्लू का पंजा। मोहसिन ने काले धागे में तावीज़ की तरह बंधा हुआ उल्लू का पंजा उसकी आंखों के सामने लहराया। ये वही पंजा है जो राजमदारी के गले में पड़ा रहता था। इसे मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। अब क्या होगा मोहसिन? नादरा ने सहम कर कहा। खतरा कम होने के बजाय बढ़ गया है, बहुत महतात रहना होगा। मोहसिन ने खोए हुए अंदाज में कहा। अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। नादरा ने कहा। चलो कोई प्रोग्राम बनाते हैं। चलो, मैं तुम्हें बहराम नगर की सैर कराऊंगी। हाँ ज़रूर। मोहसिन फ़ौरन राज़ी हो गया। कैसे चलेंगे? उसने पूछा। चाहो तो जीप से चलते हैं और अगर घुड़सवारी का मूड हो तो घोड़ों पर। नादरा ने कहा। बरसों हो गए घुड़सवारी किए, चलो घोड़ों पर चलते हैं। मोहसिन राव ने खुशी भरे लहजे में कहा। ठीक है, मैं घोड़े कसवाती हूँ, तुम इतनी देर में ड्रेस चेंज कर लो। ये कहकर नादरा बाहर निकल आई। मोहसिन राव उठा, उसने नए कपड़े पहने। पहले उसने वक्ती तौर पर उन्हें चेक किया था। टेलर ने बिल्कुल फिट सिलाई किए थे। फिर नादरा के दिए हुए कपड़े पहन लिए थे। अब फिर से वही नया ड्रेस पहनकर टहलने लगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हिदायतुल्लाह उसे लेने आ गया। गड़ी के दरवाजे पर दो खूबसूरत घोड़े मौजूद थे। मोहसिन राव ने अपनी सवारी के लिए मशकी घोड़ा पसंद किया। नादरा सफ़ेद घोड़े पर सवार हो गई। उसने घोड़े को एड़ लगाई और गड़ी के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ी। मोहसिन राव ने अपना घोड़ा उसके ताक़ुब में लगा दिया। ये एक सरसब्ज इलाका था। वो दोनों घोड़े दौड़ाते हुए काफ़ी दूर निकल आए थे। बहराम नगर कहीं बहुत पीछे रह गया था। नादरा को अंदाज़ा नहीं था कि मोहसिन राव इतना अच्छा शहर सवार है। खुद मोहसिन राव को भी मालूम न था कि नादरा इतनी अच्छी घुड़सवारी कर लेती है। जब दोनों ने घोड़े दौड़ाए और इतनी दूर तक दौड़ाए तो दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चला कि वो कितने ज़बरदस्त घुड़सवार हैं। मोहसिन राव ने उस घुड़सवारी से खासा लुत्फ़ लिया। अब वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता घोड़े दौड़ाते हुए साथ साथ चल रहे थे। दोनों बातें करते जा रहे थे। मोहसिन राव को लाहौर जाने की फ़िक्र थी। वो कह रहा था, हाँ तो नादरा, मैं शाम को लाहौर चला जाऊँ?
शाम को नहीं, कल सुबह जाना, एक दिन तो और रुको, फिर आज तुम्हारे लिए 2 कपड़ों के जोड़े और सिलकर आ जाएंगी मेरे पास। कपड़ों की कोई फिक्र नहीं है, मोहसिन ने कहा। तुम्हें नहीं होगी, लेकिन मुझे है। मैं तुम्हारे वालिदैन के सामने शर्मिंदा नहीं होनी चाहती। अभी मोहसिन राव ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि उसका घोड़ा एकदम भड़क उठा। आनन फानन ने उससे रफ्तार पकड़ ली। चश्मे ज़दर में वो हवा से बातें करने लगा। मोहसिन राव की समझ में न आया कि ये हुआ क्या। वो घुड़सवारी में माहिर न होता तो घोड़े के अचानक बेकाबू होने से ज़मीन बोस हो जाता। मोहसिन राव को यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने अचानक पीछे से ज़ोरदार चाबुक मार दिया हो। मोहसिन राव ने उसकी पीठ पर संभल कर उसे हर मुमकिन रोशनी की कोशिश की, लेकिन रुकना तो दूर की बात है, घोड़े ने अपनी रफ्तार भी कम न की। मोहसिन राव की लगाम खींचने की सारी कोशिश नाकाम गई। सामने जंगल था। घोड़ा देखते ही देखते जंगल में दाखिल हो गया। मोहसिन राव के घोड़े ने बढ़कर जैसी रफ्तार पकड़ी तो नादरा ने फ़ौरन अपने घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन उसका घोड़ा जैसे मुंजमद हो गया। वो चल कर ही न दिया। उसे जब बहुत गुस्से में एड़ मारी तो घोड़ा पलट कर दौड़ने लगा। नादरा ने बड़ी मुश्किल से उसे रोका, फिर उसने घोड़े का रुख मोड़कर दोबारा एड़ लगाई तो इस मरतबा उसका घोड़ा जंगल की तरफ चल पड़ा। नादरा आहिस्ता आहिस्ता उसकी रफ्तार बढ़ाती गई, यहाँ तक कि वो जंगल में दाखिल हो गई। जंगल में दाखिल होकर उसने अपने घोड़े को रोका और जंगल का जायजा लेने लगी। जंगल में सन्नाटा तारी था। मोहसिन राव को दूर दूर तक पता न था। घोड़े की टापों के ताज़ा निशानात मौजूद थे। वो निशानात को बगौर देखती हुई उन निशानों पर अपना घोड़ा दौड़ाने लगी। थोड़ा अंदर जाकर ये निशानात गायब हो गए थे क्योंकि सख्त ज़मीन शुरू हो गई थी। वो परेशान हो गई, अब क्या करे। घोड़े के सुमों के निशान गायब थे। जंगल में कोई रास्ता या पगडंडी किस्म की चीज़ न थी कि वो उस पर चल पड़ती। अब महज अंदाजे से ही आगे बढ़ना था। उसने सोचा हो सकता है आगे जाकर कुछ सुराग मिल जाए। फिर वो सुमों के निशानात का अंदाज़ा करके एक तरफ चल दी। काफ़ी दूर तक जाने के बावजूद उसे कोई सुराग न मिला। वो फिर वापस आई। उसके बाद उसने एक और सिमत सफ़र शुरू किया। इस मरतबा वो वक्फे वक्फे से आवाज़ें भी देती जा रही थी, लेकिन जंगल में जानवरों और परिंदों की आवाज़ों के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कोई जवाब नहीं आ रहा था। नादरा हैरान थी कि मोहसिन राव कहाँ चला गया। अगर उसका घोड़ा किसी वजह से बेकाबू हो गया था तो अब तक उसने उस पर काबू पा लिया होगा। उसे वापस आ जाना चाहिए था। नादरा को उसकी घुड़सवारी के अंदाज से पक्का यकीन था कि वो कोई अनाड़ी घुड़सवार नहीं। उसे अपने घोड़े पर भी हैरत हो रही थी कि वो इस तरह अचानक क्यों मुंजमद हो गया था। उसकी इस हरकत पर उसे बहुत गुस्सा था। वो सोच रही थी कि इस घोड़े को गोली मरवा दी। उसने मोहसिन राव के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। खैर, अब जो होना था हो गया था। उसे अब मोहसिन राव की फिक्र थी। अगर उसे कुछ हो गया तो वो कहीं की न रहेगी, बर्बाद हो जाएगी। वो पागलों की तरह जंगल में अपना घोड़ा दौड़ा रही थी। गाहे गाहे वो आवाज़ भी देती जा रही थी, मोहसिन। आवाज़ देते देते और घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते अचानक वो एक जगह रुक गई। सामने दरख्त की जड़ में एक छोटे से पत्थर पर मोहसिन राव की कमीज़ पड़ी थी। नादरा के दिल धक से रह गया। वो फ़ौरन घोड़े से कूदी और भागती दरख्त के नीचे पहुंची। उसने बेकरारी से उसकी कमीज़ उठाकर देखी। वो बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। उस पर किसी किस्म का कोई दाग धब्बा न था। यूँ मालूम होता था जैसे ये कमीज़ खुद मोहसिन राव ने उतारकर पत्थर पर डाली हो। लेकिन मोहसिन कहाँ गया? घोड़ा भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। नादरा ने आसपास का इलाका छान मारा, लेकिन कोई सुराग न मिला। नादरा ने मोहसिन राव की कमीज़ गले में बांध ली और घोड़े पर सवार होकर उसे फिर ढूंढने लगी। काफ़ी चलने के बाद एक जगह वो चौंक कर रुक पड़ी। उसे अपने सामने 4 फुट ऊंचा एक चबूतरा नजर आया। उसे पत्थरों से बनाया गया था और अंदाज़ा हुआ कि वो 6 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा था। उस चबूतरे के आसपास का इलाका साफ था। जंगल में उस चबूतरे की तमीर का क्या मकसद हो सकता था, समझ में न आया। चबूतरा बिल्कुल साफ था। यूँ महसूस होता था कि अभी अभी उस पर झाड़ू फेरी गई हो। नादरा का आवाज़ देने का अमल इस दौरान जारी था। नादरा ने चलते चलते अपनी कलाई की घड़ी पर नज़र डाली। उसे जंगल में भटके हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए थे। मौसम का दूर दूर तक पता न था। चबूतरे पर खड़े होकर उसने मौसम को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी, मगर कहीं से कोई जवाब न आया। फिर उसने चबूतरे से उतरकर चबूतरे का आसपास का इलाका छान मारा। मौसम तो न मिला, अलबत्ता उसका घोड़ा मिल गया। वो एक दरख्त के नीचे सर झुकाए खड़ा था। अब सूरत संगीन हो गई थी। मोहसिन राव का घोड़ा मौजूद था, मगर उसके वजूद का कहीं पता न था। उस बेचारी को क्या मालूम था कि मोहसिन राव पर क्या बीत रही थी। उसने तो आखिरी वक्त में उसके घोड़े को सर पर दौड़ते और जंगल में दाखिल होते ही देखा था। जंगल में दाखिल होने से पहले मोहसिन राव ने बेहतरी कोशिश की कि किसी तरह वो इस घोड़े पर काबू पा ले। उसे शहसवारी के जितने गुर आते थे वो उसने आजमा डाले, लेकिन घोड़ा इतना बेकाबू था कि कहीं रुकने को नहीं आ रहा था। वो बेलगाम हो गया था। लगता ही ना था कि उसके मुंह में लगाम है। उसने कई मरतबा लगाम जोर से खींची कि इसका मुंह लहू लुहान हो गया, लेकिन घोड़े ने हार न मानी। वो सरपट दौड़ता रहा यहाँ तक कि जंगल में दाखिल हो गया। मोहसिन राव ने फ़ौरन उसकी लगाम ढीली छोड़ दी, क्योंकि जंगल शुरू हो गया था और उससे अंदाज़ा हो गया था कि घोड़ा अपने आप में नहीं है। इसलिए उसने लगाम ढीली छोड़ दी कि वो जहाँ जाना चाहे जा सके। वो जानता था कि नादरा उसके पीछे आ रही होगी, लिहाजा उसने उसकी निशानदेही के लिए अपनी कमीज़ उतारकर फेंक दी थी। आगे जाकर उसका घोड़ा रुक गया। फिर वो अगले 2 पाँव पर खड़ा हो गया। वो अपना तवाज़न बरकरार न रख सका और गिर पड़ा। अगर मोहसिन राव फ़ौरन इसकी पीठ से न उतर जाता तो वो घोड़े के नीचे ज़रूर दब गया होता। घोड़े से उतरकर जब वो सीधा खड़ा हुआ तो उसने अपने सामने एक चबूतरा देखा। उस चबूतरे पर एक सुर्ख कालीन बिछा हुआ था और कालीन के दरमियान उस पर कोई बैठा हुआ था और मोहसिन की तरफ उसकी पीठ थी। उस जंगल में ये संगी चबूतरा और उस पर सुर्ख कालीन और कालीन पर चादर में लिपटा वजूद अजीब पुरस्कार मंजर था। वो धीरे धीरे चबूतरे के नज़दीक पहुँचा और चादर से लिपटे वजूद से मुखातिब बोला, कौन हो तुम? इंसानी आवाज़ सुनकर उस वजूद में हरकत हुई। वो चादर ओढ़े ओढ़े खड़ा हो गया।
फिर उसकी तरफ घूमा और चादर अपने सर से सरका दी। रेशमी चादर उसके रेशमी बदन से फिसलकर ज़मीन पर आ गिरी। वो एक इंतहाई हसीन औरत थी। मोहसिन राव उसके हुस्न की ताब न ला सका। उसने फ़ौरन अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अरे ये क्या करते हो? वो हंस कर बोली। उसकी आवाज़ और उसकी हंसी गज़ब की थी। मेरी तरफ देखो, मेरे पास आओ। ये क्या तमाशा है? मोहसिन राव ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। तमाशे तो तुम दिखाते रहे मेरे जादूगर, मैंने तो कोई तमाशा नहीं दिखाया, वो एक अदाए ख़ास से बोली। फिर उसने अपना खूबसूरत हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और बोली, आओ ऊपर आ जाओ। उसका खूबसूरत और नाजुक हाथ बड़ा का बड़ा ही रह गया। मोहसिन राव ने कोई तवज्जो ना दी। उसका दिमाग चकराया हुआ था। ये बात उसके तसव्वुर में भी न थी। इस तरह भरे जंगल में कोई लड़की उसके सामने आ जाएगी, और लड़की भी ऐसी जो उस पर टूट पड़ने के लिए तैयार थी। वो भला कैसे न चकराता? क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम पैरों पर पड़ी चादर को अपने सर पर रख लो? मोहसिन राव ने कहा। उसने ये बात मानकर झुकते हुए पैरों में पड़ी चादर उठाई और सर से पांव तक अपना जिस्म ढांप लिया। फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, चलो अब ऊपर आ जाओ। मोहसिन राव कालीन बिछे चबूतरे पर चढ़ गया और बोला, हाँ अब कहो। बैठो। ये कहकर वो खुद भी बैठ गई। कौन हो तुम? मोहसिन राव ने कालीन पर बैठते हुए पूछा। तुम क्या समझते हो अपने आप को? बहुत खूबसूरत हो, जिसका दिल चाहोगे तोड़कर गुजर जाओगे? वो एकदम बिगड़ गई। मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा, मोहसिन राव ने बड़े वसूख से कहा। राखी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने इशारा दिया। तुम राखी को कैसे जानती हो? अपने बारे में बताती क्यों नहीं? कौन हो तुम? मैं तो राजमदारी के बारे में भी जानती हूँ। उसका कातिल कौन है, बता सकते हो? मैं नहीं हूँ, मोहसिन राव ने कमज़ोर लहजे में कहा। तुम नहीं हो तो और कौन है? उसके लहजे में सख्ती आ गई। राजमदारी ने तुम्हें अपने घर में किस कदर प्यार से रखा, इस कदर मोहब्बत दी, तुम्हें अपना काम सिखाया, तुम्हारी ज़िंदगी बचाई, और तुमने उसके साथ क्या किया? उसकी बेटी की तौहीन की, उसका दिल तोड़ा, उसकी मोहब्बत को न समझा, फिर राजमदारी के एतमाद को ठेस पहुँचाई, धोखे से उसे कत्ल करवा दिया। राजमदारी तुम्हारा मोहसिन था, तुमने अपने मोहसिन के साथ ऐसा सलूक किया, बोलो क्यों? इस सिलसिले में मैं उसका शुक्रगुजार था, मैंने उसकी बहुत खिदमत की, मोहसिन राव ने कहा। हाँ खिदमत, और वो भी उसे कत्ल करवा के? वो जहरीले लहजे में बोली। वाह क्या खूब खिदमत की तुमने। उसने मुझ पर कब्जा कर लिया था, मोहसिन राव ने शिकवा किया। ये क्यों भूल जाते हो कि उसने तुम्हारी जान बचाई थी? अगर वो ऐसा ना करता तो आज तुम जिंदा ना होते। मैं फिर यही कहूँगा कि उसने मुझे कैदी बना लिया था। मेरी यादाश्त, मेरा माजी, यहाँ तक कि मेरा मुस्तकबिल भी अपने कब्जा करने के चक्कर में था वो। मोहसिन ने सफाई में कहा। आखिर तुम हो कौन? मेरे जादूगर, मैं तुम्हारी सज़ा हूँ, एक खूबसूरत सज़ा। उसने अजब अंदाज इख्तियार किया। कहाँ से आई हो? मुझे देवाह काली ने भेजा है। कौन देवाह काली? मोहसिन राव ने पूछा। वही देवाह काली जिसे राजमदारी ने मदद के लिए पुकारा था, उसने बताया। जब राजमदारी मदद के लिए पुकार रहा था तो उस वक्त मैं देवाह काली के कदमों में बैठी थी। राजमदारी की पुकार सुनकर काली ने मुझे इशारा किया। उसके हुक्म की तामील में मैं फ़ौरन राजमदारी की मदद को आ गई, लेकिन वक्त गुजर चुका था। मैं राजमदारी को नहीं बचा सकी। मरते हुए उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी मौत का इंतकाम लिया जाए, उसके साथ धोखा करने वालों को न बख्शा जाए। सो तुमने सुन लिया कि मैंने जोगी रामपाल की क्या दुर्गत बनाई। वो अपनी जान से गया। अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, इसलिए कि मैं खुद तुम पर मर गई हूँ। अब तुम सिर्फ मेरे लिए जिंदा रहोगे, मेरे होकर रहोगे, मेरी कैद में रहोगे। और अगर मैं तुम्हारी कैद में ना रहना चाहूँ तो? बात तुम्हारे चाहने की नहीं, मेरे चाहने की है। वो हंसी, उसकी हंसी में जहर था। लेकिन मैं किसी और को चाहता हूँ और उसकी कैद में रहना चाहता हूँ, मोहसिन राव ने बताया। अब भूल जाओ उसको। वो मोहसिन को गहरी नज़र से देखते हुए बोली। मैं जानती हूँ वो आ रही है। तुमने उसे रास्ता दिखाने के लिए अपनी कमीज़ राह में फेंक दी है। बिलाखिर वो ढूंढती हुई सबूते तक पहुँच जाएगी, लेकिन उसके आने तक यहाँ कुछ नहीं हुआ। अच्छा हुआ तुम्हारी ज़बानी मालूम हो गया कि बिलाखिर नादरा यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, यहीं बैठा रहूँगा, उसके आने का इंतज़ार करूँगा। मोहसिन राव ने फैसला कुन लहजे में कहा। क्या चाहते हो? तुम्हारी नादरा को अंधा कर दूं ताकि वो यहाँ पहुँच ही न सके? उसने ये बात तेवर बिगाड़ कर इंतहाई सफाकी से कही। कोई ख़ास अमल जानती हो क्या? मोहसिन राव ने पूछा। इस जंगल में एक नर्म दबीस कालीन पर बैठे हो, उसके बाद भी तुम्हें किसी अमल का सबूत चाहिए? मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मोहसिन राव ने पूछा। मेरा नाम बिकां है। ये क्या नाम हुआ भला? मोहसिन ने उलझते हुए कहा। बिकां का मतलब होता है सहरा की शहज़ादी। उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मैं तुम्हें बिकां नहीं दिखाई देती? सहरा की शहज़ादी नहीं मालूम होती? मोहसिन राव उसकी बात का क्या जवाब देता? इसमें कोई शुबा नहीं था कि वो एक बेहद पुरकशिश औरत थी। उस पर उठने वाली नज़र मुश्किल से ही झुकती थी। अब वो सहरा की शहज़ादी थी या पहाड़ों की मलका थी, ये मोहसिन राव को मसला न था। उसका मसला सिर्फ ये था कि नादरा किसी तरह यहाँ पहुँच जाए और उसको ले भी जाए। और बिकां ये बात अच्छी तरह जानती थी कि उसकी मौजूदगी में ना नादरा यहाँ पहुँच सकेगी और ना ही मोहसिन राव उसकी गिरफ्त से निकल सकेगा। बिकां ने अब मज़ीद वक्त ज़ाया करना मुनासिब न समझा। वो जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर लेना चाहती थी, अगरचे वो जानती थी कि नादरा को यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी देर लगेगी। फिर भी वो किसी किस्म का ख़तरा मोल नहीं लेना चाहती थी। उसने मोहसिन को मखमूर निगाहों से देखा, बड़े दिलरुबा अंदाज में मुस्कुराई और बोली, मोहसिन मेरा एक काम कर दो। हाँ बोलो। तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? उसने पूछा। करीब ही है, वो उधर दरख्तों के झुंड में है, मोहसिन राव ने बताया। जाओ उसकी दुम का एक बाल ले आओ। बिकां ने एक अजीब फरमाइश कर दी। बाल? क्या करोगी? मोहसिन राव ने हैरान होकर पूछा। तुम तो बड़े जादूगर हो, तुम्हें तो मालूम होगा। उसने हंसकर कहा। नहीं, मैं नहीं जानता, मैंने आज तक घोड़े के बाल से कोई करतब नहीं दिखाया। अच्छा फिर जाओ लेकर आओ।
मैं तुम्हें आज एक ज़बरदस्त तमाशा दिखाती हूँ। अगर तुम्हें पसंद हो और तुम सीखना चाहो तो सिखा भी दूंगी। वक़ार ने उसे अपनी चमकती आंखों से देखा। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। मोहसिन राव ये कहकर चबूतरे से उतर गया और उस तरफ बढ़ा जिधर उसका घोड़ा खड़ा था। घोड़े के पास पहुंचकर उसके दिमाग में छनाका सा हुआ। उसने सोचा, क्यों ना घोड़े पर बैठकर निकल जाए। ये बका उसका कुछ न कर सकेगी, बस देखती रह जाएगी। मगर मसला ये था, अगर वो यहाँ से निकल गया तो नादरा को कैसे मिल पाएगा। जब तक वो जंगल से बाहर निकलेगा तब तक नादरा यहाँ पहुँच जाएगी। तब बका उसे भला कहाँ छोड़ेगी। वो जाने इसका क्या हशर करे, उसे अंधा ही कर दे। अभी कुछ देर सब्र करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो घोड़े के बाल का क्या करती है, क्या तमाशा दिखाती है। हो सकता है तमाशा ख़त्म होने तक नादरा उसको तलाश करती यहाँ पहुँच जाए। फिर दोनों मिलकर ही उस बका की बच्ची को ठिकाने लगाएं। बका कोई बच्ची न थी, उसने कुछ सोच समझ कर ही उसे भेजा था। उससे बच कर कहीं नहीं जा सकता था। मोहसिन राव ने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक घोड़े की दुम से एक बाल तोड़ा और बेका के सामने लाकर बोला, ये लो। बेका ने वो बाल एहतियात से अपने हाथ में ले लिया। फिर उसने अपने दोनों हाथों में लेकर खींच कर देखा। वो काफ़ी लंबा और मजबूत बाल था। तब वो बाल पकड़कर उसकी तरफ बढ़ी और मुस्करा कर बोली, मेरे जादूगर, आज मैं तुम्हें ऐसा जादू दिखाती हूँ कि तुम ज़िंदगी भर याद करोगे। बस मैं जैसा कहूँ वैसा करते जाओ। चलो ठीक है, बताओ क्या करना है। वो फ़ौरन राज़ी हो गया। पहले मैं तुम्हारे हाथ पीछे करके इस बाल से बांधूंगी, फिर तुम्हारे पाँव और उसके बाद तुम्हारे पूरे जिस्म पर इस बाल को लपेट दूंगी। देखा, तुम भूल रही हो कि ये घोड़े का बाल है, कोई रस्सी नहीं। इससे तुम मेरे हाथ ही बांध लो तो बहुत है। मोहसिन राव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बस तुम मेरा कमाल देखते जाओ और मुझे दाद देते जाओ। लाओ अपना हाथ लाओ। लो। मोहसिन राव ने उसके सामने अपने दोनों हाथ कर लिए। अपने हाथ पीछे करो। बेका ने कहा। उसके दोनों हाथ पीछे करके एक ख़ास अंदाज से बांध दिए। फिर उसने कहा, बैठ जाओ। वो बैठ गया तो उसने उसके दोनों हाथ घोड़े के बाल से बांध दिए। मोहसिन राव हैरान होकर देखने लगा कि ये बाल इतना बड़ा कैसे हो गया और फिर अभी ख़त्म नहीं हुआ था। हाथ पाँव बांधने के बाद उसने उसके पैरों के दोनों अंगूठे मिलाकर बाल लपेटना शुरू किया और फिर उसने इतने से बाल को उसके जिस्म के गिर्द लपेट दिया। उसने बाल के ज़रिए उसे कुछ इस तरह जकड़ दिया कि अब वो जिस्म को हिला भी नहीं सकता था। फिर बेका ने उसे करवट से लेटा दिया और कहका मारकर हंसने लगी। क्या हुआ, पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? मोहसिन राव ने लेटे लेटे और बंदे बंदे कहा, हंसूं नहीं तो और क्या करूं। मुझे उम्मीद न थी कि तुम आसानी से मेरे जाल में फंस जाओगे। मैं समझा नहीं। वो परेशान हुआ। तुमने देखा कि एक छोटा सा घोड़े का बाल मेरे हाथों में किस कदर लंबा हो गया। हाँ वाकई तुमने कमाल किया। मैंने जो कमाल किया है उसका तुम्हें अभी अंदाज़ा नहीं। कुछ बताओ तो समझ में आए। मोहसिन राव, ये घोड़े का बाल किसी मजबूत रस्सी से कम नहीं बल्कि कांटेदार रस्सी कहना चाहिए। अब तो मेरी मर्ज़ी के बगैर इस रस्सी से आज़ाद नहीं हो सकते। उसने पुरस्कार लहजे में कहा, ये क्या मजाक है? वो परेशान होकर बोला, ये मजाक नहीं, संगीन हकीकत है। ज़रा आज़ाद होकर देखो। बेका ने हंसते हुए कहा। वो करवट से लेटा था। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे, पाँव भी बंधे हुए थे और वो घोड़े का बाल उसके पूरे जिस्म पर लिपटा हुआ था। उसने खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करते हुए अपने हाथ को घुमाया, जोर लगाया, झटका लगा। तब उसे एकदम तकलीफ़ का एहसास हुआ। उसे यूँ महसूस हुआ वो घोड़े का बाल उस तरह की धार बनकर उसके गोश्त में उतर गया। उसने अपने पैरों को जुम्बिश दी। वो बाल तेज़ धार की तरह उसके गोश्त में उतर गया। वो जिस्म के जिस हिस्से को भी हरकत देता, घोड़े का बाल जहाँ भी तंग होता, वो टूटने के बजाय किसी तेज़ धार आले की तरह गोश्त में घुस जाता और खून छलकने लगता। बका ने सही कहा था। वो घोड़े का बाल लोहे का बहुत बारीक तार बन गया था, ऐसा तार जो ना टूटता था और ना खुल सकता था, अलबत्ता ज़ोर आजमाई के वक्त जिस्म को किसी ब्लेड की तरह काट सकता था। ये क्या किया तुमने? उसने गुस्से से कहा। कुछ नहीं, तुम्हें अपनी गिरफ्त में लिया है। वो खनकती आवाज़ में बोली, देखो मुझे आज़ाद कर दो। मुझे अपने घर जाना है, अपने वालिदैन से मिलना है। अब तुम किसी से नहीं मिल सकते। तुम्हारी सारी मुलाकातें बंद। तुम क्या करना चाहती हो? इस तरह तो मैं मर जाऊँगा। ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम मर गए तो फिर सज़ा कौन भुगतेगा? अच्छा, मेरा जिस्म तो आज़ाद कर दो, बेशक हाथ पाँव बंधे रहने दो। फ़िलहाल ये भी मुमकिन नहीं। बका ने बड़ी रुखाई से कहा। फिर क्या मुमकिन है? कुछ बताओ तो सही। मैं तुम्हें तुम्हारी आबादी से दूर लिए जाती हूँ। आखिर कहाँ? अपने इलाके में, अपनी आबादी में, एक नए जहान में। वहाँ मुझे क्या करना होगा? एक कैदी को भला क्या करना होता है? तुम कैद काटोगे, कैद तन्हाई। मुझे नादरा से तो मिल लेने दो। बकौल तुम्हारे वो अब यहाँ पहुँचने ही वाली होगी। बस अब अपना मुंह बंद कर लो। बहुत सुन ले मैंने तुम्हारी बक बक। वो एकदम तैश में आ गई। उसकी आंखें एकदम वीरान और सफाक नजर आने लगी। उठकर खड़ी हो गई। मोहसिन राव से फटी फटी आंखों से देखने लगा। वो अब न जाने क्या करने जा रही थी। दोनों पैरों के अंगूठे उसने थाम लिए और चबूतरे से नीचे उतर आई। उसने मोहसिन की टांगे घसीट कर उसे सीधा किया और फिर उसके अंगूठे पकड़ते ही उस पर खुमार की सी कैफियत छाने लगी। उसकी रगों में नशा सा उतरने लगा। ये कैफियत उसे जानी पहचानी सी लगी। तब उसे अचानक ख्याल आया कि गढ़ी बहराम नगर में उस पर इस किस्म की कैफियत तारी हुई थी। इसका मतलब है कि वहाँ बका मौजूद थी। आखिर ये कब से उसके ताक़ब में है? वो चाहता था कि इस सिलसिले में बका से बात करे, चंद सवालात करे, लेकिन उसमें अब बोलने की सकत न रही थी। उस पर छाती चली जा रही थी। पाँव के अंगूठों से पिंडलियों पर, वहाँ से ऊपर और ऊपर उसकी आंखें बंद होने लगी। उसके जिस्म में लहरें सी उठ रही थी। जज्बात का जवार भाटा बढ़ता जा रहा था, धुआं सा भर रहा था, एक घटा सी छा रही थी। एक सरशारी की सी कैफियत थी। वो खुद को उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। दिमाग तारीख होता जा रहा था। कानों में हवाओं का सा शोर था। सिसकियां सी सुनाई दे रही थी। फिर सन्नाटा तारी हो गया। मोहसिन राव अपने होश गंवा बैठा।